डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आप सभी के सोशल साइंस एजुकेटर, आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 अपवाह का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, आज के सेशन में हम सिंगल वीडियो में पूरे चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। इसके पहले ये चैप्टर में आपको कई सारे पार्ट्स में पढ़ा चुकी हूँ। इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस फॉर्मेट में सारी चीजों को कवर किया है। और अब अपने फॉर्मेट में बारी आती है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो कि एक सिंगल शॉट में, वन शॉट में पूरा रिवीजन आपको कराया जाएगा। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत वीडियो की जानकारी मिल जाए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराने के साथ साथ हम कई सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराते हैं, जैसे कि राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। इतने सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराने के साथ साथ उन सारे बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। अगर आपको ई बुक्स और नोट्स की भी जरूरत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। चलिए, तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसका नाम है अपवाह चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। चलिए, तो जानते हैं। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे इस चैप्टर का पाठ परिचय, यानी कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे इसमें कि कौन कौन सी बातें इस चैप्टर के अंदर हमें सीखनी है। ऑलराइट, तो देखें क्या क्या पढ़ना है। सभी रेडी हैं? सभी ने लाइक शेयर किया? चलिए देखें। तो सबसे पहली बात आती है भारत में अपवाह तंत्र की। किसकी? भारत में अपवाह तंत्र। अपवाह क्या होता है? ठीक है, नदियों के बहने के स्वरूप को क्या कहा जाता है? अपवाह कहा जाता है। अब एक नदी अपनी सहायक नदियों के साथ किस तरीके के तंत्र का निर्माण करती है, उसे कहा जाता है अपवाह स्वरूप या अपवाह तंत्र। उसके बाद हम जानेंगे भारत के हिमालय क्षेत्र की नदियों के बारे में। हिमालय क्षेत्र के नदी तंत्र की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में 3 नदी तंत्र पाए जाते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इतने सारे नदी तंत्रों के बारे में जानेंगे। कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां से होकर बहती है, ठीक है, किन किन रास्तों को कवर करती है, कहां पर जाकर यह समंदर में मिलती है। इतनी सारी बातों को जानने के बाद हम आगे जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जी हाँ, भारत की नदी प्रणाली को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपकी हिमालय क्षेत्र की नदियां और एक है आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की हम बात करें तो ये है अपना प्रायद्वीपीय भारत, भारत का निचला हिस्सा। क्या है ये आपका? ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कुछ प्रमुख नदियों के बारे में हम जानने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है नर्मदा द्रोणी, फिर ताप्ती द्रोणी, गोदावरी द्रोणी, महानदी द्रोणी, कृष्णा द्रोणी और कावेरी द्रोणी। इतनी सारी नदियों के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। ऑलराइट, उसके बाद देखें, उसके बाद हम जानेंगे भारत की झीलों के बारे में। जी हाँ, झीलों का नाम सुनते ही मन में एकदम खुशनुमा माहौल सा बन जाता है, एकदम प्राकृतिक सौंदर्य का माहौल बन जाता है, तरोताजा माहौल बन जाता है, क्योंकि झीलें हैं ही ऐसी चीज, है ही ऐसा प्राकृतिक स्थल। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है। नदियां तो अपन ने जान ली, हिमालय क्षेत्र की नदियां जान ली, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जान ली, लेकिन इन नदियों का भारतीय अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होता है? क्या नदियां आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं? ऐसे कौन कौन से कारण हैं और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर नदियों का योगदान हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास में होता है? और उसके बाद आखिर में हम जानेंगे नदी प्रदूषण। भाई, हर देश में नदियां पाई जाती हैं और भारत जैसे देश में तो नदियों की पूजा भी की जाती है। नदियों का अर्थव्यवस्था में भी महत्व है। अब इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी नदियों में प्रदूषण क्यों?
ये बात आती है ना सामने कि नदियों में प्रदूषण क्यों, तो अब इस वाले पोर्शन में हम क्या जानेंगे कि नदियों में प्रदूषण कैसे होता है, नदी प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और हमें अपने स्तर पर ऐसी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि नदी प्रदूषण ना हो। ऑलराइट, क्लियर। चलिए, तो ये बात होगी इस चैप्टर के पाठ परिचय की। इसमें हमने जान लिया कौन कौन से टॉपिक जो है इसमें हमें कवर करने हैं। चलते हैं अब आगे। देखें, शुरुआत हमें कहां से करनी है भाई? पाठ परिचय में हमने पहला टॉपिक देखा था अपवाह। तो भारत में अपवाह तंत्र की हम बात करें, ड्रेनेज सिस्टम में इंडिया की बात करें, तो सबसे पहले अपन एक शब्द को समझेंगे जिसका नाम है अपवाह। क्या? अपवाह। अपवाह होता क्या है आखिर? तो देखें, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। क्या बात की? अपवाह शब्द जो है किसकी व्याख्या करता है? एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है कि उस क्षेत्र में किस तरीके का नदियों का स्वरूप है। एक मुख्य धारा है नदी की, तो उससे कितनी सहायक नदियां निकलती हैं और किस तरीके का नदी स्वरूप उस क्षेत्र में बनाया करती हैं। ऑलराइट, चलिए उसके बाद देखें, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, अपवाह शब्द तो क्लियर हो गया कि अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है कि नदियों के बहने का स्वरूप क्या है और नदी अपवाह द्रोणी किसे कहा जाता है। अब सुनो, जैसा कि अपन ने अभी जाना था नर्मदा नदी द्रोणी और गोदावरी द्रोणी, ताप्ती द्रोणी, तो ये नदी द्रोणी क्या कहलाता है, या अपवाह द्रोणी क्या कहलाता है? तो देखें, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या बात कही गई? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहा जाता है? अपवाह द्रोणी कहा जाता है। यानी कि जैसे नर्मदा नदी की हम बात करें, नर्मदा नदी के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित हो रहा है और उस क्षेत्र की जितनी सहायक नदियां उसमें आकर मिल रही हैं वो क्या कहलाएगा? अपवाह द्रोणी कहलाएगा। ऑलराइट, क्लियर? दो बातें क्लियर। अब देखो तीसरी बात, देखो अपवाह हो गया, अपवाह द्रोणी हो गया। अब हम जानेंगे एक और शब्द जल विभाजक के बारे में। क्या होता है जल विभाजक? तो ध्यान से सुनिएगा। एक डेफिनेशन हो गई अपनी अपवाह की, दूसरी हो गई अपवाह द्रोणी की। अब तीसरी डेफिनेशन आती है जल विभाजक। क्या कहलाता है जल विभाजक? तो कोई भी ऊंचा क्षेत्र, क्या बात कही गई है? कोई भी ऊंचा क्षेत्र, जैसे ऊंचा क्षेत्र क्या हो सकता है? कोई पर्वत हो सकता है। पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को, ठीक है, दो अपवाह द्रोणी है, उनके बीच में एक ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है, या तो वो पर्वत हो सकता है या कोई भी एक ऊंची भूमि हो सकती है। तो जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है तो उसे क्या कहा जाता है? जल विभाजक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आप यहां पर ध्यान दें, ये जो मैं पीले रंग से आपको दिखा रही हूं, जो ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है, इसको क्या नाम दिया गया है? जल विभाजक क्षेत्र है। ऊंची उठी हुई कोई भूमि है और इसके आजू बाजू अपन देखें, इसके आजू बाजू हम देखें तो आजू बाजू हमें क्या दिखाई देता है? इसके आजू बाजू हमें दो अपवाह द्रोणी दिखाई देती हैं। ठीक है, ये रही इसकी नदी की मुख्य धारा और ये रही इसकी इतनी सारी सहायक नदियां। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, ये है मुख्य नदी और ये हुई इसकी इतनी सारी सहायक नदियां। तो क्या काम हो रहा है यहाँ पर? एक जल विभाजक क्षेत्र है जो कि ऊपर उठी हुई भूमि है और आजू बाजू दो नदी द्रोणियां हैं। ठीक है, दो अपवाह द्रोणी हैं, तो इन दो अपवाह द्रोणी के बीच, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी के बीच एक ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है जो इन दोनों नदी द्रोणियों को अलग कर रहा है, जिसे क्या कहा जाएगा? जल विभाजक क्षेत्र। यानी कि दो जल क्षेत्रों को जो ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र विभाजित करता है उसे कहेंगे हम जल विभाजक क्षेत्र। तीनों डेफिनेशन क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या अगर हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाफट सवाल पूछिए, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। ऑलराइट, क्लियर? तो जल्दी से फटाफट से लाइक शेयर कर दे। जिनने अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है फटाफट से लाइक शेयर कर देना है। और हाँ जी, अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। बढ़ते हैं आगे।
अब देखें, भारत की नदियों की हम बात करें तो भारत की नदियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक है हिमालय क्षेत्र की नदियां और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय नदियां। कौन कौन से दो मुख्य वर्ग हैं? एक है हिमालय की नदियां और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय नदियां। क्लियर? ऑलराइट, ठीक है। अब यहां से हम कुछ शब्दों को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें, एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, एक इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर सबसे ऊपर हम बात करें तो यहाँ हमें क्या दिखाई देता है? यहाँ की बात करें तो ये नदी का स्रोत दिखाई देता है, यानी कि नदी ने यहाँ से बहना चालू किया है और ये इसका ऊपरी भाग है। ठीक है, नदी इस तरीके से बहती हुई आई है, फिर नदी का ये मध्य भाग है और ऐसे बहती हुई आती हुई एक इसने यहां से लंबा मोड़ लिया है नदी ने। देखें भाई, दिख रहा है ये एस, अंग्रेजी का एक लेटर एस दिखाई दे रहा है क्या? अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, उनमें से एक लेटर एस दिखाई दे रहा है आप सभी को। इसको क्या नाम दिया है? विसर्प नाम दिया है। क्या? विसर्प। यानी कि नदी के मार्ग में जब एक बहुत बड़ा सा मोड़ आता है, और क्यों आता है? उस मार्ग में उस तरीके की स्थलाकृति के फलस्वरूप, हो सकता है उस मार्ग में कोई ऐसी चट्टान हो, ठीक है, या उस मार्ग की ऐसी कोई ढलान हो जिससे इस तरीके की आकृति बनती हो, एक बड़ा लंबा गहरा मोड़ बनता हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है विसर्प। ऑलराइट, फिर एक और शब्द आता है गोखुर झील। गोखुर झील, ये शब्द क्या है? अब देखना भाई साहब, आप सभी ध्यान से, गोखुर झील की बात करें तो यहां पर आपको नदी से अलग, ठीक है, नदी में मिला हुआ नहीं है ये क्षेत्र, नदी से अलग एक अलग से आपको मैदानी भाग में यू आकार में एक आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। अंग्रेजी के अक्षर यू के शेप में आपको एक अलग सा भाग दिखाई दे रहा होगा, यह कहलाता है गोखुर झील। अब यह बनता कैसे है कि जब नदी का पानी बहता हुआ नदी के मार्ग से अलग होकर मैदानी भाग में पहुंच जाता है, ठीक है, बहती हुई नदी का जल जब नदी के मार्ग से अलग होकर, नदी के प्रवाह से अलग होकर मैदानी भाग में पहुंच जाता है और वहां कुछ इस तरीके की आकृति बना लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। तो विसर्प की आकृति हो गई एस में और गोखुर झील की आकृति हो गई यू आकार की। ऑलराइट, क्लियर? अब देखो, अब देखना भाई साहब, ये क्षेत्र देखें, डेल्टा। तीसरी परिभाषा क्या सीखनी है? यहीं से डेल्टा की परिभाषा सीखनी है। तो डेल्टा क्या होता है? ये देखें, नदी यहां से बहती हुई आ रही है लगातार, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। ये आपका था गोखुर झील थी, उसके बाद ये है आपकी नदी जो बहती हुई कुछ इस तरीके से, एक मिनट, हाँ जी, ये है आपकी नदी जो बहती हुई कुछ इस तरीके से आ रही है। आते 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 आप यहां पर देखें, नदी का मार्ग भी चौड़ा हो गया है। यहां से देखें, ये चौड़ाई दिख रही है और नदी के मार्ग में क्या हुआ? यहां पर नदी के मार्ग में परिवर्तन हुआ है, नदी के मार्ग में कई बाधाएं आई हैं, तो बीच बीच में ये त्रिभुजाकार में आपको किस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है? डेल्टा की। और डेल्टा क्या है? एक तरीके का मैदानी भाग है, यानी कि जब नदी के मार्ग में कई सारे अवरोध आते हैं तो नदी अपना मार्ग अलग अलग जगह से बना लेती है और बीच में क्या बचता है? यानी कि छोटे छोटे जहां से नदी ने मार्ग बनाया उसके आजू बाजू किसका निर्माण हो जाता है? डेल्टा का निर्माण हो जाता है। और डेल्टा किस तरीके के क्षेत्र होते हैं? कुछ इस तरीके के त्रिभुजाकार रूप में वहां पर डेल्टा बन जाते हैं। यानी कि डेल्टा क्या है? ये आप बताओ, डेल्टा क्या है? डेल्टा एक मैदानी भाग ही है, ठीक है, नदी का मैदानी भाग। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक की बात? बढ़ा जाए आगे, चलिए अब देखें अब हिमालयी नदियों की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, जाने इसको। देखो भाई, तो भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, हिमालय क्षेत्र की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जानते हैं हिमालय क्षेत्र की नदियों की विशेषताओं के बारे में। तो देखें, हिमालय की नदियां अधिकतर 12 मासी होती हैं। कैसी होती हैं? हिमालय क्षेत्र की नदियां 12 मासी होती हैं, यानी कि वर्ष भर बहती हैं। एक विशेषता हो गई, ठीक है, हमेशा इनमें 12 महीने पानी रहता है, इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। क्लियर हुई बात?
इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय क्षेत्र की नदियां हैं, हिम है यहाँ पर यानी कि बर्फ है, तो बर्फ जब पिघलती है तो इन नदियों में आती है, जिससे यहाँ पर वर्ष भर पानी रहता है इस क्षेत्र की नदियों में। दो विशेषताएं। अगली देखें, हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। अपनी उत्पत्ति का स्थान यानी कि नदियां जहां से निकलती हैं, ठीक है, नदियों की शुरुआत जहां से होती है नदियों के निकलने की, तो हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। भाई नदियों का अंतिम बिंदु क्या होता है, अंतिम लक्ष्य क्या होता है? समंदर में जाके मिल जाना। कोई नदी कहीं खत्म नहीं हो जाती, किसी स्थल भाग में खत्म नहीं हो जाती, उनका मकसद होता है समंदर में जाके मिल जाना। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो समंदर में जाके मिलती हैं, जो छोटी छोटी नदियां हैं वो बड़ी नदी में सहायक नदी के रूप में जाके मिलती हैं, ठीक है, और वो सब नदियां मिलकर के जाके समुद्र में मिल जाती हैं। अब हिमालय की नदियां कहाँ है? ऊपर है भैया, नीचे तो है नहीं। हिमालय की नदियां कहाँ है? ऊपर है, दिखाई दे रही हैं। अब समंदर कहाँ है? समुंदर कहाँ है भैया? समुद्री भाग कहाँ है? प्रायद्वीपीय भारत के तटीय क्षेत्र की अपन बात करें तो उसके बाजू में हमें समंदर का एरिया दिखाई देता है। अब नदियां जब ऊपर से नीचे आएंगी तो लंबा मार्ग तो तय करेंगी ना, कि नहीं करेंगी? बताइए। अब नदियां जब यहाँ से यहाँ तक आएंगी तो लंबा मार्ग तय करेंगी। ये लंबा मार्ग क्यों तय करेंगी? क्योंकि इनको यहाँ आके कहाँ मिलना है? समुद्र में आके मिलना है। इसी वजह से हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ऑलराइट, फिर चौथी बात क्या आती है? चौथी विशेषता क्या आती है? मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। चलिए, तो यहां पर हम देखें विसर्प के बारे में जान चुके हैं, गोखुर झील के बारे में जान चुके हैं। ओवरऑल हिमालय नदियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनको हम जान चुके हैं। अब बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के बारे में। तो प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं को देखें तो सबसे पहली विशेषता है कि ये नदियां मौसमी होती हैं। कैसी होती है? मौसमी होती हैं, यानी कि इनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र की नदियों में वर्ष भर पानी रहता था, ये नहीं होती हैं, बारहमासी नहीं होती हैं, क्योंकि ये किस पर निर्भर करती हैं? वर्षा के जल पर निर्भर होती हैं, ठीक है। यहाँ पर बर्फ जैसी कोई चीज होती नहीं कि वर्ष भर बर्फ पिघल के जो है नदियों में मिलती रहे और ये नदियां भरी रहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इनका प्रवाह किस पर निर्भर करता है? वर्षा पर निर्भर करता है। फिर देखें, हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीप नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। क्या बात कही गई है? हिमालय नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र की जो नदियां हैं वो ऊपर से बहकर आती हैं और समुद्र में मिलती हैं, समुद्र उन्हें नीचे मिलता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उन्हें समुद्र अपने बाजू में ही मिल जाता है भाई साहब। इधर उन्हें अरब सागर मिल जाता है, ठीक है, और इधर उन्हें बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। ऑलराइट, क्लियर है तमाम बातें? चलिए अब देखें चौथी विशेषता क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, ठीक है। ये है इनका पश्चिमी घाट। ये कौन सा घाट है? ये है भाई पश्चिमी घाट है, ठीक है, और ये है पूर्वी घाट। ये जो घाट है वो है पूर्वी घाट। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं अधिकांश पश्चिमी घाट से कुछ इस तरीके से निकलती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये नदियां निकलती हैं और कहां जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ बहा करती हैं। ऑलराइट, क्लियर? चलिए, तो ये बात हो गई हिमालय क्षेत्र की नदियों के विशेषताओं के बारे में और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के विशेषताओं के बारे में। ऑलराइट, अगर इनमें अंतर भी आपसे पूछा जाए तो भाई इन्हीं विशेषताओं से इनका अंतर निकल आता है, ठीक है, क्लियर है? चलिए अब जानेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम इंडिया में अपवाह प्रतिरूप के बारे में, भारत में अपवाह तंत्र में अपवाह प्रतिरूप के बारे में जानेंगे।
तो अपवाह प्रतिरूप होता क्या है? देखें, एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग नदी अलग अलग आकार में बहा करती है। प्रतिरूप का मतलब होता है एक तरीके से कहा जाए तो आकार, ठीक है। अब वो नदी एक अलग अलग तरीके के आकारों में कैसे बहती है, किस पर निर्भर करता है उनका बहना? तो जहां से वो होकर बहती हैं उस क्षेत्र की सतह कैसी है, ढलान कैसा है, चट्टानें कैसी हैं, ऊंचा नीचा क्षेत्र है क्या, या उन नदी के मार्ग में किस प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो भाई पानी तो अपना मार्ग कहीं से भी बना लेता है, ठीक है, क्योंकि पानी बहता ही रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तो पानी को जहां से रास्ता मिलेगा वो वहां से बह के निकल जाएगा। अब जैसा रास्ता मिलेगा तो उसको वैसा मुड़ना भी पड़ेगा, ठीक है, बात आ रही समझ में? तो जिस आकार का रास्ता उसे मिलेगा तो उसी आकार में वो बहता चला जाएगा। अब हर नदी के लिए बहने का अलग अलग आकार मिलेगा, अलग अलग रास्ता मिलेगा, तो उनका आकार यानी कि उनका अपवाह प्रतिरूप अलग अलग होगा। ऑलराइट, सीधी सी बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब देखें, तो एक अपवाह प्रतिरूप में धाराएं एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती हैं जो क्षेत्र की भूमि की ढाल, कि उस क्षेत्र की भूमि की ढाल कैसी है, ठीक है, जलवायु संबंधी अवस्थाओं यानी कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है तथा अधःस्थल शैल संरचना पर आधारित है। ऑलराइट, अब देखें, अब हम जानेंगे अपवाह प्रतिरूप के प्रकार, ठीक है, कि अपवाह कितने प्रकार का होता है, अपवाह प्रतिरूप कितने प्रकार का होता है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर 4 तरीके का अपवाह प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा? एक है आपका द्रुमाकृतिक अपवाह, ऑलराइट, एक है आपका जालीनुमा अपवाह, फिर है आयताकार अपवाह और अरीय अपवाह। तो सबसे पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं कि इन शब्द का अर्थ क्या है। द्रुमाकृतिक अपवाह, इसको वृक्षनुमा आकृति भी कहा जाता है। वृक्षनुमा यानी कि ये किस फॉर्म में होगा? ये होगा ट्री के फॉर्म में होगा, ठीक है, एक पेड़ के फॉर्म में होगा। अब पेड़ की संरचना कैसी होती है भाई? एक तना होता है, ठीक है, तो ये भैया अपना तना है मान लो, यानी कि ये नदी है, ठीक है। पेड़ की बात करें तो पेड़ का एक तना होता है, कुछ इस तरीके की उससे ब्रांचेस निकली होती हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात? क्या कहते हो? क्लियर है यहां तक की बात? ठीक है, तो अब मान लो कि ये एक नदी है, ये नदी की मुख्य धारा है और इस मुख्य धारा में ये कई सहायक नदियां आके इसमें मिली हुई हैं। तो ये कैसी आकृति बना रही है? ये बना रही है एक ट्री का शेप बना रही है, एक वृक्ष की, एक पेड़ की आकृति बना रही है, जिसे वृक्षनुमा अपवाह या द्रुमाकृतिक अपवाह के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, चलिए अब है बात किसकी? जालीनुमा अपवाह की। तो जाली कैसी होती है भैया? जाली कैसी होती है? कुछ इस तरीके की होती है जाली, ठीक, ये हो गई आपकी जाली। जाली ऐसी होती है ना, ठीक है। अब जालीनुमा अपवाह, अब जैसे कोई भी नदी है, देखें भाई, कोई भी नदी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से बहे। क्यों बहे? क्योंकि वहां का जो स्थल भाग है, उसकी संरचना जो, उसका स्थल भाग जो है, वहां पर कुछ उस नदी के समानांतर ऐसी ऐसी संरचना हो जिससे वहां जाली का निर्माण हो रहा हो। तो वृक्षनुमा और जालीनुमा हमने देखा। तो ये देखो, वृक्षनुमा या द्रुमाकृतिक अपवाह की हम बात करें तो यहाँ पर आप गौर से देखें, ये रही नदी की मुख्य धारा और इस नदी की मुख्य धारा से कई सारी ब्रांचेस आपको दिख रही हैं, यानी कि ये क्या हैं? ये सहायक नदियां हैं जो इस मुख्य धारा में, इस नदी में आकर मिल गई हैं, जो कि एक ट्री के शेप में बह रही, यानी वृक्षनुमा प्रतिरूप हमें दिखाई दे रहा है या द्रुमाकृतिक अपवाह हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा हमने देखा था जालीनुमा अपवाह। ये देखें, ये है भाई आपकी नदी, कुछ इस तरीके से बहती हुई नजर आ रही है रेखाओं के रूप में, और उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर आपको जो स्थलाकृति दिखेगी वो इसके समानांतर दिख रही है। तो अब नदी को जहां से जगह मिलेगी वहां से बहेगी। तो नदी ने यहाँ पर बहते हुए कैसी संरचना बना ली? एक जालीनुमा संरचना बना ली, ठीक है। उसके बाद देखें, यहाँ पर है आयताकार अपवाह। अब आयताकार अपवाह की हम बात करें, आयत कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। देखो भाई, ये है आपका आयताकार अपवाह। देखो भाई, चौकोर बन रहे हैं क्या? बिल्कुल बन रहे हैं, लगभग
आयत के जैसी संरचना नदी विभिन्न मोड़ों से गुजरते हुए बना रही है। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात? तो देखें, आयताकार अपवाह की बात हो रही है यहां पर। तो नदी ने कुछ इस तरीके की संरचना बनाई और आखिरी प्रतिरूप जो है वो है अरीय अपवाह, यानी कि एक चक्रीय या रेडिकल अपवाह होगा। ये चक्रीय संरचना होगी कुछ इस तरीके की, ठीक है। बीच में एक ये शिखर भाग होगा, ठीक है, ये शिखर भाग होगा और यहां से इस तरीके से नदी आपको बहती हुई दिखाई देगी। क्लियर है? क्लियर है? देखिए, ये है आपका शिखर भाग और इस तरीके से नदी यहां से बहती हुई दिखाई दे रही है। ये कुछ इसकी सहायक नदियां भी हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना ध्रुमाकृतिक यानी कि वृक्ष जैसी आकृति, ये जाली जैसी, ये आयत जैसी, और ये हो गया भाई चक्रीय या अरीय अपवाह। तो ये हो गए अपने 4 अपवाह प्रतिरूप। ऑलराइट, बढ़ा जाए आगे। तो अगर आपसे पूछा जाए, सीधा सवाल आता है कि अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से बता देना है। ये आपको डेफिनेशन लिख देनी है अपवाह प्रतिरूप की, ये आपको 4 प्रकार लिख देने हैं और इस तरीके का आपको एक डायग्राम बना देना है। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे हिमालय क्षेत्र की नदियों के बारे में, द हिमालयन रिवर्स। तो देखें कौन कौन सी नदियां हमें यहां पर दिखती हैं। मुख्य रूप से हम बात करें तो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। और आगे देखें तो किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को ही क्या कहा जाता है? किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। बात करें नदी तंत्र की, एक शब्द आया है नदी तंत्र। अगर आपसे पूछा जाए नदी तंत्र किसे कहते हैं, तो किसी नदी, ये हो गई आपकी एक नदी, ठीक है, किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को, अब इस नदी में ये हो गई आपकी मुख्य नदी, ठीक है, यह हो गई आपकी मुख्य नदी, मुख्य नदी, और इसमें जो भी नदियां आकर के मिलती हैं, ठीक है, जो भी नदियां इसमें आकर के मिलती हैं वो किस रूप में जानी जाती हैं? वो इसकी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। तो ये क्या बन गया? ये है इसकी सहायक नदियां, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका नदी तंत्र। एक नदी और उसकी सहायक नदियों को क्या कहा जाता है? नदी तंत्र कहा जाता है। जैसे सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां, ठीक है, 5 मुख्य सहायक नदियां, और भी कई अन्य सहायक नदियां हैं। तो 5 मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, सतलज, सिंधु तो है ही, फिर है रावी, झेलम, सतलज, व्यास, ठीक है, ये नदियां हो गई। एक और नदी कुछ छूट रही है आपकी, ठीक है, रावी, झेलम, सतलज, व्यास, और एक का नाम आपको जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना है, ठीक है। चलिए तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऐसे गंगा नदी तंत्र है, उसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो झेलम, चिनाब छूटी थी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी हो गई, ये मुख्य नदी हो गई, ठीक है, ये हो गई सिंधु नदी, और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई? जैसे झेलम, रावी, सतलज, व्यास और चिनाब। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया? सिंधु नदी तंत्र हो गया। क्लियर बात? हो गई क्लियर बात? नदी तंत्र किसे कहा जाता है? अब देखें, बात करते हैं सबसे पहले हिमालय की नदियों में सिंधु नदी तंत्र की। तो सबसे पहले हम जानेंगे उद्गम। किस शब्द को जानेंगे? उद्गम। उद्गम क्या होता है? यानी कि नदियों के निकलने का स्थान, नदियों की जन्मभूमि। जैसे कि आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब आप कहाँ से हैं, आप कौन हैं, आपकी जन्मभूमि क्या है। ठीक उसी तरीके से कोई भी व्यक्ति आपसे भी पूछ सकता है कि आपकी जन्मभूमि क्या है। तो यहाँ पर हम जानेंगे नदियों की जन्मभूमि के बारे में। ऑलराइट, तो नदियों की जन्मभूमि यानी कि उद्गम स्थान, नदी कहां से निकलती है? तो सिंधु नदी कहां से निकलती है? सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। कहां से है? सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। अब देखो भैया, भारत को
सबसे पहले देखें आप भारत को, दिखाई दे रहा है लाल रंग की बॉर्डर दिखाई दे रही है क्या आप सभी को? दिखाई दी? क्या कहते हो भाई? क्लियर है यहां तक की बात? कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दिया भारत। अब देखें मानसरोवर झील कहां है, तिब्बत कहां है, मानसरोवर झील कहां है? ये रहा भाई तिब्बत और ये रही तिब्बत की मानसरोवर झील। और यहां से निकली आपकी क्या, कौन सी नदी? कौन सी नदी भैया? सिंधु नदी की बात हो रही है तो सिंधु नदी ही निकलेगी ना। ये देखें सिंधु नदी, और ये देखें पश्चिम की ओर बहती हुई, क्योंकि ये दिशा कौन सी है? ये है पूर्व दिशा है, ये है आपकी पश्चिम दिशा, ये है आपकी उत्तर दिशा, और ये है आपकी दक्षिण दिशा। ऑलराइट, क्लियर? तो ये पूर्व से इस तरीके से निकलती हुई आगे बढ़ती हुई, पूर्व से निकली पश्चिम की ओर आगे बढ़ती हुई, और भारत में कहां से प्रवेश कर रही है? भाग किसका है? ये भाग है भैया लद्दाख का। तो लद्दाख से प्रवेश करती हुई और इधर बाहर की तरफ निकलती हुई कहां जा रही है? पाकिस्तान की तरफ जा रही है। जी हां, पाकिस्तान में भी है ये नदी। क्लियर हो रही है बात? तो पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। कहां से? भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है और कुछ इस तरीके से यहां से पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, अब यहां पर आपको इसकी कई सारी सहायक नदियां भी दिखाई दे रही होंगी, तो ध्यान से देखना भाई साहब, एक एक सहायक नदी को ध्यान से देखना। ये देखें भैया आप, ये देखें, ये मिल गई हमें झेलम, ठीक, उसके बाद ये मिल गई हमें चिनाब, ठीक, फिर ये मिल गई हमें रावी, ठीक है, और उसके बाद ये मिली हमें व्यास, और उसके बाद ये मिली हमें यहां से सतलज नदी। ऑलराइट, तो कौन कौन सी 5 नदियां मिली? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, 5 नदियां मिली। और ये 5 नदियां भी पाकिस्तान की तरफ जाती हुई मिठानकोट के पास, कहां? मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती हैं? किस कहां, किस स्थान? सिंधु नदी में मिल जाती है। और किस स्थान पर? मिठानकोट, पाकिस्तान के मिठानकोट पर मिल जाती हैं। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर? तो वही फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें यहां का, फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, ये वाला मैप बहुत इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी तंत्र के लिए। ठीक है, सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? बढ़ा जाए आगे, चलिए। अब देखें सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो यहां पर झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास तो हम जान ही चुके हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य सहायक नदियां भी हैं, कुछ अन्य सहायक नदियां भी हमें इसकी दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती हैं, सिंधु नदी में। उसके बाद सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम के बारे में हम जान चुके हैं। ये आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास, ये है पाकिस्तान का एक क्षेत्र मिठानकोट, ठीक है, मिठानकोट के पास सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। ऑलराइट, क्लियर सब कुछ? बढ़ा जाए आगे, चलिए। तो ये बात हो गई आपकी सिंधु नदी तंत्र की। और हाँ, जैसा कि अपन ने देखा, जैसा कि अभी अपन ने क्या देखा था, कुछ इस तरीके का आपने क्षेत्र देखा था। ऑलराइट, तो अब यहां से आपको क्या बात समझ में आती है कि सिंधु नदी तंत्र जो है भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो अब पानी किसको मिलता होगा? भारत को कि पाकिस्तान को? भारत पाकिस्तान वैसे ही एकदम कट्टर की दुश्मनी छाई हुई है, तो पानी किसको मिलता होगा इस नदी का? तो भैया पानी भारत को भी मिलता है और पानी इसका पाकिस्तान को भी मिलता है। ऑलराइट, क्लियर? चलिए, तो सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। एक और बात सीख लो भाई साहब, कौन सा समझौता? सिंधु जल समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था।
भारत व पाकिस्तान, तो भारत को इसका कितना जल मिलता है सिंधु नदी का भारत को जो है 20% जल मिलता है और 80% जो है पाकिस्तान को मिलता है। और जब यह समझौता हुआ था 1960 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। इन दोनों के मध्य यह समझौता हुआ था। ऑलराइट, चलिए अब देखें, सिंधु नदी के मैदान का ढाल जो है बहुत धीमा है, कुछ इस तरीके से आई थी और इस तरीके से बही थी, तो इसका ढाल जो है बहुत ही धीमा है ऐसा कहा जाता है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो भैया कहां कहां होती है ये, देखो भाई तिब्बत में भी हमें मिली थी क्योंकि तिब्बत से तो निकल ही रही है, फिर आई थी भारत और फिर गई थी कहां पर, फिर गई थी पाकिस्तान में गई थी। ऑलराइट, तो इसकी कुल लंबाई हमें कितनी दिखाई देती है 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हमें दिखाई देती है। ठीक है, 3 देशों में जारी है ये। अब देखें, सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में है। सिंधु नदी की हम बात करें तो भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब में भाई 5 नदियों के समूह के नाम पर इसका नाम पंजाब रखा गया है। कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, 5 नदियां हुई तो पंचनद, 5 नदियों के समूह के कारण ही पंजाब को पंजाब कहा जाता है। ऑलराइट, तो सिंधु नदी तंत्र से संबंधित कोई समस्या, अगर कोई डाउट हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बताएं। चलिए चला जाए आगे। ऑलराइट, चलिए तो हिमालय की नदियों में अगली बारी है गंगा नदी तंत्र की। जानते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, तो सबसे पहले हम चर्चा करें इसके उद्गम की, यानी कि गंगा नदी की शुरुआत कहां से होती है, गंगा नदी निकलती कहां से है। तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी जो है गंगोत्री हिमानी से निकलती है। क्या बात की गई है, गंगा की मुख्य धारा, गंगा की 2 मुख्य धाराएं हैं। कौन कौन सी, एक तो है भाई साहब भागीरथी और दूसरी आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी अलकनंदा। ठीक है, ये 2 मुख्य धाराएं हैं। तो गंगा की मुख्य धाराएं 2 हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लें, एक तो है आपकी भागीरथी और दूसरी है आपकी अलकनंदा। कौन सी है, अलकनंदा। तो गंगा की जो मुख्य धारा भागीरथी है वो कहां से निकलती है, वो निकलती है गंगोत्री हिमानी से। ये देखें, गोमुख गंगोत्री हिमानी से निकलती है। क्लियर हो रही है सारी बात, क्या कहते हो, क्लियर है, 2 मुख्य धाराएं क्लियर। तो जो एक मुख्य धारा है भागीरथी की हम बात करें तो वो कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है, गोमुख से निकलती है। ये देखें, ये रहा इसका उद्गम स्थल, यहां से निकलती है। और ये रही इसकी दूसरी मुख्य धारा अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा यानी कि गंगा की जो दोनों मुख्य धाराएं हैं भागीरथी और अलकनंदा, जहां पर आकर एक दूसरे से मिलती हैं, उस स्थान को क्या कहा गया है, उस स्थान को कहा गया है भाई साहब देवप्रयाग। क्या कहा गया है, देवप्रयाग। तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। फिर उसके बाद हम गंगा की सहायक नदियों के बारे में बात करें। गंगा की सहायक नदियां यानी कि गंगा की टेरिटरी रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो देखें, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है जो कहां से निकलती है, हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से। और गंगा गंगोत्री हिमानी से उसकी मुख्य धारा भागीरथी। फिर इसके बाद देखें, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकली और प्रयागराज में आकर, कहां पर, प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर आकर गंगा से मिलती है। उसके बाद गंगा की अन्य सहायक नदियों को देखें तो घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। क्या बात कही गई है, घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। फिर देखें, चंबल, बेतवा तथा सोन नदियां अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। कौन कौन सी नदियां हो गई, यमुना हो गई, सहायक नदियों की बात हो रही है गंगा की, तो ये हो गई आपकी यमुना नदी। फिर घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये सब कहां से निकली, नेपाल हिमालय से। फिर चंबल, बेतवा, सोन नदियां अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। तो ये बात हो गई गंगा नदी के बारे में कि कहां से निकलती है, इसकी 2 मुख्य धाराओं के बारे में। एक है भागीरथी जो कि गंगोत्री हिमानी गोमुख से निकलती है और दूसरी है अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं उसे कहा जाता है देवप्रयाग।
ऑलराइट। और ये हो गई इतनी सारी इसकी सहायक नदियां। अब देखें भाई, एक और बात बताते हैं आपको, जैसे कि देखें अब मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी अलकनंदा से जिस पॉइंट पर आकर मिलती है, यहां की बात करें तो उसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग। बात आ रही है समझ में? ये देखें, मंदाकिनी की हम बात करें तो मंदाकिनी जिस पॉइंट पर आकर अलकनंदा से मिलेगी तो उसे कहा जाएगा रुद्रप्रयाग, ठीक है। उसके बाद पिंडार नदी जिस पॉइंट पर आकर अलकनंदा से मिलेगी तो उसे कहा जाएगा कर्णप्रयाग, ठीक है। और उसके बाद धौली गंगा जिस पॉइंट पर आकर अलकनंदा से मिलेगी उसे कहा जाएगा विष्णुप्रयाग। क्लियर हो गई बात? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ठीक है। क्लियर हो गई? तो गंगा नदी किन दो धाराओं से मिलकर बनी है? गंगा नदी की हम बात करें तो गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी दो मुख्य धाराओं से मिलकर बनी हुई है। क्लियर हो गई? चलिए अब देखें, अब आता है भाई आगे की बात गंगा नदी के बारे में आती है कि ये नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का में आकर दो भागों में बट जाती है। गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल के फरक्का में आती है तो वहां आकर कितने भागों में बट जाती है? दो भागों में बट जाती है, ठीक है। एक तो देखो भाई हुगली जो इसकी एक वितरिका है, वितरिका यानी कि कोई भी नदी से जब कोई एक धारा निकल के आती है, कैसे आती है? अगर मान लो ये नदी यहां से चलना शुरू करती है और यहां पर आकर मार्ग इसका परिवर्तित हो जाता है, कुछ ऐसी भूस्थलाकृति इसके मार्ग में आ जाती है कि उसकी धारा जो है यहां से परिवर्तित हो जाती है, एक धारा इस तरीके से यहां से निकल के आ जाती है, तो वो क्या कहलाती है? वितरिका। तो हुगली क्या है? गंगा की एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है। हुगली कहां बहती है? दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात देखें, मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जो गंगा की मुख्य धारा है वो दक्षिण की ओर बहती हुई कहां प्रवेश करती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। ऑलराइट, क्लियर हो गई यहां तक की बात? दो भागों की बात क्लियर हो गई कि जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का में प्रवेश करती है तो दो भागों में बट जाती है। एक हुगली हो गई जो दक्षिण की तरफ बहती है, डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और मुख्य धारा कहां बहती है? मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। ऑलराइट, अब हम कुल लंबाई की बात करें, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2500 किलोमीटर। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, सुंदरवन डेल्टा। क्या है ये सुंदरवन डेल्टा? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, कौन कौन सी नदी? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को किस डेल्टा के नाम से जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी निर्माण करती हैं सुंदरवन डेल्टा का, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब देखें, हिमालय नदी तंत्र में तीसरे नदी तंत्र की बात होती है जो कि है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब कहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? कहां से है इसका उद्गम स्थान? तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। क्या बात कही गई है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील, ये देखो भाई इधर से शुरू हो रही है ब्रह्मपुत्र निकलना तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व, ठीक है। ये है आपकी मानसरोवर झील और इसके पूर्व से ये निकलना प्रारंभ करती है तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। बिल्कुल, सिंधु नदी का उद्गम भी कहां है? सिंधु नदी का उद्गम भी कहां है? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट ही है, ठीक है। तो यहीं से इसका उद्गम स्थान होता है किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखें भाई कहां से कहां जा रही है, नीले रंग से आपको यहां पर दिखाया गया है। देखें भाई ध्यान से, कुछ इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत ही लंबी धारा आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी इस तरीके से। और
ये देखें भाई, एक और धारा आपको दिखाई दे रही होगी गंगा नदी की, जो कि यहां पर आकर इसमें मिल रही है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो दिबांग, लोहित तथा कैनुला इसकी सहायक नदियां हैं। दिबांग, लोहित, कैनुला आदि आदि इसकी ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। ये देखें भाई, ये भी इस तरीके से यहां से निकली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से यहां आती हुई नीचे की तरफ बांग्लादेश की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर मिल गई और यहां से गंगा नदी इसमें आकर मिल गई। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। फिर देखें, यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। कहां बहती है? हिमालय के समानांतर एकदम। देखें भाई, हिमालय के समानांतर ही बह रही है, पूर्व की तरफ बह रही है। ठीक है, और नामचा बरवा शिखर, कौन सा? नामचा बरवा शिखर, जो कि 7,757 मीटर है, उसके पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती है। यहां से देखें, ये यू अक्षर का मोड़ बन रहा है। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी, तो नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। नामचा बरवा शिखर की बात हो रही है। नामचा बरवा शिखर कहाँ है भाई साहब? अरुणाचल प्रदेश में है। ऑलराइट, और यहां पर यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जब ये गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है तो यहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। तथा दिबांग, लोहित, कैनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती हैं। ऑलराइट, कौन कौन सी नदियां? दिबांग, लोहित, कैनुला और दूसरी सहायक नदियां जब इसमें आकर मिल जाती हैं तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती हैं। तो ये बात हो गई ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, अब बात हो रही थी भाई तिब्बत की। ठीक है, तो तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट ये नदी निकलना प्रारंभ करती है। इसका उद्गम स्थान है। और तिब्बत कैसा क्षेत्र है? तिब्बत ठंडा और शुष्क क्षेत्र है, शीत और शुष्क क्षेत्र है। यहाँ इस नदी में जल की मात्रा भी कम होती है। तिब्बत में, ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत में जल और सिल्ट दोनों की मात्रा बहुत कम होती है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, बात आ रही है समझ में? जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है और यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। क्लियर हो रही है बात? तो क्या बात कही गई है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में रहती है, क्योंकि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, तो कैसी रहती है? उसमें जल और सिल्ट की मात्रा कम रहती है, क्योंकि तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है और भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यानी कि जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, तो वो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो उस नदी में जल की मात्रा भी बढ़ जाती है और सिल्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है। और यह बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एक नदी द्वीप का उदाहरण है माजुली द्वीप, जो कि कहाँ है? असम में है। किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑलराइट, क्लियर? तो प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। जब वर्षा ऋतु आती है तो ये नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है, यानी कि बहुत ज्यादा पानी इस नदी में हो जाता है और बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, जिससे बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा पहुंचती है। ऑलराइट, क्लियर? इतनी सारी बातें, इतने कंसेप्ट क्लियर? तो देखो, सबसे पहली बात हमने क्या सीखी थी? तिब्बत से निकलती है और तिब्बत कैसा क्षेत्र है? शीत और शुष्क क्षेत्र है, जिससे तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र नदी रहती है तो पानी की भी कमी रहती है उसमें और सिल्ट की भी कमी रहती है। और जब भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से होकर, तो यह बहुत ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, जहां पर बारिश अधिक होती है
तो इस ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की मात्रा भी बढ़ जाती है और सिल्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है और ये बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उदाहरण है माजुली द्वीप, जो कि कहाँ है, जो कि है असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही बनाया गया है। और प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में क्या हाल होता है, जब भी बारिश का मौसम आता है तो यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम में और बांग्लादेश में, कहां कहां, असम और बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचती है ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के पानी के द्वारा। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? तो भाई एक बार जल्दी से आप सभी लाइक शेयर कर दें, फटाफट से लाइक शेयर कर दें। जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलते हैं अब आगे। अब देखें, अब जानेंगे हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी हैं? तो प्रायद्वीप तो अपन सभी जानते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है, यानी कि हम भारत के इस हिस्से की बात कर रहे हैं। भारत के इस हिस्से में कौन कौन सी नदियां बहा करती हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वो भूभाग जो एक तरफ स्थल भाग से घिरा हो और तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। इस तरफ क्या है? अरब सागर है। इस तरफ क्या है भाई साहब? बंगाल की खाड़ी है। ऑलराइट, और नीचे की तरफ क्या है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर है यहां पर। ऑलराइट, क्लियर है? तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है। जल विभाजक तो हम सभी ने जाना कि क्या होता है, यानी कि एक ऐसा ऊंचा उठा हुआ भूभाग या कोई पर्वत जो दो जल क्षेत्रों को विभाजित करता हो, उन दो जल क्षेत्रों को अलग करता हो, उसे क्या कहा जाता है? जल विभाजक क्षेत्र कहा जाता है। जब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट, कौन सा घाट? पश्चिमी घाट जो है मुख्य जल विभाजक का निर्माण करता है या मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट। यहां से सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत में जल विभाजक के रूप में कौन कार्य करता है या जल विभाजक क्षेत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आप बता देंगे, सिंपल सी बात है, पश्चिमी घाट। ऑलराइट, अब देखें, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं। क्या बात कही गई है? ध्यान से सुनिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदियों की हम बात करें, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की तरफ बहती हैं। पूर्व की दिशा कौन सी दिशा है भाई? ये दिशा है पूर्व की दिशा। दूसरे रंग से लिख लेते हैं इसको। हाँ जी, ये है आपकी पूर्व दिशा, ये है आपकी पश्चिम दिशा। और हमें क्या बताया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां जो हैं कहां से कहां तक बहती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर बहा करती हैं। और कहां गिरेंगी? अब जब पश्चिम से पूर्व की ओर बहेंगी तो कहां गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। कुछ इस तरीके से यहां से नदियां निकलेंगी और कहां जाएंगी भाई साहब? इस तरीके से बंगाल की खाड़ी में ही जाएंगी। ठीक है, लेकिन दो नदियां ऐसी हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है, पहले क्या देखा कि अधिकांश नदियां प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की तरफ बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती की जब हम बात करें तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और यहाँ पर अरब सागर में जाकर मिलती हैं। और नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के समानांतर बहा करती है, लेकिन ताप्ती नदी नर्मदा नदी से छोटी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बढ़ा जाए आगे। चलिए, तो ये बात हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन की कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां किस तरफ से किस तरफ की ओर बहा करती हैं। ऑलराइट, अब देखें, अब सबसे पहले हम जानते हैं नर्मदा द्रोणी के बारे में कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ से ये निकलना प्रारंभ करती है, किन मार्गों को तय करती हुई कहाँ कहाँ तक जाती है। देखें अब नर्मदा द्रोणी, सबसे पहले बात करेंगे उद्गम की। तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी के निकट है। कौन सा राज्य है भाई साहब?
मध्य प्रदेश राज्य है और पहाड़ी कौन सी है? अमरकंटक की पहाड़ी के निकट। ऑलराइट, अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। नर्मदा नदी का उद्गम हमें कहाँ दिखाई देता है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट दिखाई देता है। ये देखें भाई, यहां से नर्मदा नदी होकर बहा करती है। देखें भाई, दिखाई दे रही है सभी को। और ये कौन सी दिशा है? इस तरफ की दिशा है आपकी पूर्व दिशा, और ये दिशा है आपकी पश्चिम दिशा, यानी कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बह रही है ये नदी। और यहीं से देखें आप, कौन सी नदी निकल रही है? सोन नदी भी यहीं से होकर निकल रही है। क्लियर हुई बात? तो नर्मदा का उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से ये नदी निकला करती है, और ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये देखें भाई, पश्चिम की ओर बह रही है भ्रंश घाटी में। यहां से इसकी संरचना पर गौर करें आप सभी, भ्रंश घाटी की संरचना पर आप गौर करें। यहां से आई, यहां से देखें भाई, ये देखें घाटी बन रही है, भ्रंश घाटी, एक गर्त जैसा क्षेत्र बन रहा है। तो इस तरीके से नर्मदा नदी बहा करती है, यानी कि कुछ इस तरीके के क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। इस तरीके के क्षेत्र से नर्मदा नदी बह रही है। ठीक है, ये देखें, ये हो गए भ्रंश। ठीक है, यहां से तो ये नदी, एक मिनट, हाँ जी, ये देखें कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां से तो ये नदी सीधी होकर बहकर आई, फिर देखें भाई भ्रंश घाटी से होकर ये नदी इस तरीके से बह रही है। क्लियर हो गई बात? अब देखें, नर्मदा की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, टेरिटरी रिवर्स हैं, वो सभी बहुत छोटी हैं और इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। जितनी भी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, छोटी हैं, नर्मदा से छोटी हैं और अधिकतर समकोण पर आकर मुख्य धारा से मिला करती हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से नर्मदा नदी से आकर इसकी सहायक नदियां मिलती हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, दाएं और बाएं दोनों तरफ से। ऑलराइट, नर्मदा द्रोणी कहां कहां से होकर गुजरती है, किन किन राज्यों को कवर करती है, तो उसको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में नर्मदा नदी विस्तृत है। कुछ भाग मध्य प्रदेश के और कुछ भाग गुजरात के, और गुजरात से होती हुई ये नीचे कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है, या अरब सागर में जाके समंदर में जाके मिल जाती है। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात नर्मदा द्रोणी के बारे में? तो भाई नर्मदा और ताप्ती की दिशा याद रखनी है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए अब देखें, अब हम जानेंगे ताप्ती द्रोणी के बारे में। ये देखें ताप्ती द्रोणी, तो इसका उद्गम क्या है? ताप्ती द्रोणी का उद्गम क्या है? ताप्ती द्रोणी कहां से निकलती है? ताप्ती नदी कहां से निकलती है? तो भाई साहब ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में निकलती है, मुल्ताई पहाड़ियों से निकला करती है। कहां से? मुल्ताई पहाड़ी से निकला करती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ये देखें भाई, ये देखें, ये मध्य प्रदेश का दक्षिणी छोर है। यहाँ पर ये देखें, पूरा मध्य प्रदेश का नक्शा आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और नर्मदा नदी के नीचे और उसी के ठीक समानांतर दक्षिण दिशा में आप देखें ये नदी निकलती हुई हमें दिखाई दे रही है। क्लियर है? तो कहां से निकलती है? राज्य मध्य प्रदेश का जिला बैतूल, बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में मुल्ताई पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है। फिर देखें, यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। बिल्कुल बहती है भाई, नर्मदा के समानांतर बह रही है, और नर्मदा कुछ इस तरीके की भ्रंश घाटी से होकर बही थी। तो ताप्ती नदी भी जब इसके समानांतर बहती है तो कैसे बहेगी? भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑलराइट, और इसकी लंबाई बहुत कम है। नर्मदा के समानांतर है, लेकिन नर्मदा से इसकी लंबाई बहुत ही कम है। फिर देखें ये कहां कहां से होकर गुजरती है? तो देखें, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात तो ये नर्मदा नदी के साथ ही कवर कर रही है, लेकिन आप देखें
दक्षिण दिशा की ओर है इसकी दिशा, यानी कि दक्षिणी भाग से, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग से गुजर रही है। और मध्य प्रदेश के दक्षिण में हमें क्या दिखाई देता है? मध्य प्रदेश के दक्षिण की हम बात करें तो वहां पर महाराष्ट्र राज्य है। तो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरी? ये है आपका मध्य प्रदेश, ये है गुजरात और ये है महाराष्ट्र। इन राज्यों से होकर गुजरती है ताप्ती नदी। अब देखें, पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भरतपुजा तथा पेरियार है। नर्मदा और ताप्ती तो पश्चिम की ओर जा ही रही हैं, लेकिन पश्चिम की ओर जाने वाली और कौन कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियां हैं, उनकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो देखें, साबरमती, माही, भारतपुजा और पेरियार। कौन कौन सी? साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार। ऑलराइट, क्लियर यहां तक की बात? जल्दी बता दें भाई, नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की दो ऐसी नदियां जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी से होकर बहा करती हैं। इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो यहां तक की बात क्लियर सभी को? क्या कहते हो? जल्दी से बता दो भाई, यहां तक की बात क्लियर है? उसके बाद बढ़ा जाए आगे, चला जाए आगे। ऑलराइट, चलो चलिए अब हम जाते हैं गोदावरी द्रोणी पर। नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, अब उसके नीचे एकदम ऊपर से नीचे अपन धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए अब देखें हम गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी कहां पर दिखाई देती है आपको? देखो भाई, महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। आ जाओ भाई मानचित्र में। सबसे पहले तो ये लो आपका प्रायद्वीपीय भारत, ये रहा आपका प्रायद्वीपीय भारत। ऑलराइट, अब खोजो भाई जल्दी से आप सभी इसमें, महाराष्ट्र कहां दिखाई देता है आपको? महाराष्ट्र कहां दिखाई देता है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से, नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढालों से ये नदी निकला करती है। तो ढूंढो भैया महाराष्ट्र कहां है, महाराष्ट्र का नासिक जिला कहां है? ये रहा आपका इधर महाराष्ट्र का नासिक जिला, और यहां से निकली पश्चिमी घाट की ढालों से। ये वाला घाट कौन सा है? इस तरफ वाला घाट कौन सा है भाई साहब? पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट की ढालों से होकर गुजर रही है। ये देखिए, एक ढाल के रूप में कुछ इस तरीके से इस नदी की आपको दिशा दिखाई दे रही होगी, इस तरीके की ढाल दिखाई दे रही होगी। तो ये हो गई आपकी गोदावरी नदी, जो कि पश्चिमी घाट की ढालों से निकला करती है। क्लियर हो गई बात? दिखाई दे रही है भाई सभी को? क्लियर दिखाई दे रही है? चलिए, तो यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है, और यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। क्या कहा गया है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों में, यानी कि क्षेत्र में जितनी भी नदियां हैं उन नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। अब गोदावरी की सहायक नदियों के बारे में हम बात करें, यानी कि गोदावरी की टेरिटरी रिवर्स के बारे में बात करें, तो देखें, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, माजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। कौन कौन सी नदियां हैं गोदावरी की सहायक नदियां? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, माजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा गोदावरी द्रोणी की सहायक नदियां हैं। ऑलराइट, क्लियर? बढ़ा जाए आगे। गोदावरी नदी में जितनी बातें अभी बताई हैं उतनी बातें क्लियर? कहां से निकली? प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। सबसे पहली बात तो ये है, कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है, ठीक है? और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा और मांजरा। ऑलराइट, चलिए अब देखिए, इसकी अपवाह द्रोणी कौन कौन से राज्यों में है, यानी कि गोदावरी नदी कौन कौन से राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में इसकी अपवाह द्रोणी है, और यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये देखे भाई साहब, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में बहकर ये नदी गिरती है। यहाँ से अपन ने इसे शुरू किया था कुछ इस तरीके से, और ये रही आपकी, हाँ जी, गोदावरी नदी, ठीक है? क्लियर हो गई बात? अब देखें भाई, इसकी सहायक नदियां कहां कहां होकर जा रही हैं। ये देखो भैया, पेनगंगा कुछ इस तरीके से यहां पर देखें, दिखाई दे रही है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, ये देखें, निजाम सागर,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हुआ इसका पूरा तंत्र सहायक नदियों के समेत। ऑलराइट, क्लियर हो रही है बात। अब क्या बात कही गई थी? हाँ जी, तो इसकी अपवाह द्रोणी कहाँ कहाँ है भाई साहब? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है और आंध्र प्रदेश में इसकी अपवाह द्रोणी है। और यह बहकर कहाँ गिरती है? यह बहकर यहाँ से कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? यहाँ से बंगाल की खाड़ी में जाएगी। ऑलराइट, ये हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी। चलिए, अब इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। कितनी है? कुल लंबाई है इसकी 1500 किलोमीटर। और प्रायद्वीपी भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। इसी वजह से इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ी नदी है, भारत में अगर किसी नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है तो वो है 2500 किलोमीटर की गंगा नदी। और उसके बाद हम बात करें तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। इसीलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बता देंगे गोदावरी नदी को। ऑलराइट, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। गोदावरी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकला करती है। ऑलराइट, और पश्चिमी घाट की ढालों से निकला करती है। ठीक है, गोदावरी क्लियर। चलते हैं अब आगे। अब देखें, अब जानेंगे हम महानदी द्रोणी के बारे में। महानदी द्रोणी, तो सबसे पहले देखें कहां से निकलती है महानदी। ये रहा आपका प्रायद्वीपीय भारत। चलिए, हाँ जी, ये रहा आपका प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अब इसके उद्गम की बात करें, हम इस नदी के उद्गम की बात करें तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। ढूंढो भाई कहां है भारत के मानचित्र में छत्तीसगढ़। प्रायद्वीपी भारत में महानदी की हम बात करें तो ये देखें भाई साहब, इधर से हमें कुछ इस तरीके से महानदी दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये इसकी जो है सहायक नदियों के रूप में कुछ नदियां भी इसमें मिली हुई हैं। क्लियर है बात? तो कहां से है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से ये नदी निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहां से इस तरीके से आती है और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। ठीक है, यानी कि महानदी उड़ीसा राज्य में भी है। इसकी अपवाह द्रोणी की बात करें तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, कौन कौन से राज्यों को कवर करती है ये? किन किन राज्यों से होकर गुजरती है ये? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। कौन कौन से 3 राज्य हो गए? महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ऑलराइट, इतने में कितने राज्य कवर हो रहे हैं? 4 राज्य कवर हो रहे हैं। ठीक है, कुल लंबाई की बात करें महानदी की तो कुल लंबाई है 860 किलोमीटर। कितनी है महानदी की कुल लंबाई? 860 किलोमीटर। ऑलराइट, गोदावरी की कितनी थी? 1500 किलोमीटर। गंगा की कितनी थी? गंगा की कितनी थी? 2500 किलोमीटर। उसके पहले सिंधु नदी पड़ी थी, उसकी लंबाई कितनी थी? 2900 किलोमीटर। लेकिन सिंधु नदी भाई साहब तिब्बत, ठीक है, फिर उसके बाद भारत, फिर उसके बाद पाकिस्तान, इन 3 जगह को कवर कर रही थी। ठीक है, तो ओवरऑल उसकी लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर थी सिंधु नदी की लंबाई। ठीक है, नहीं तो आप सोचे कि गंगा की 2500 है और सिंधु की 2900, तो सिंधु नदी बड़ी हुई। लेकिन भारत में सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर नहीं है, 2500 किलोमीटर से कम ही है। ठीक है, इसलिए 2500 किलोमीटर किसकी है? गंगा नदी की है। इसीलिए गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है भारत के लिए। ठीक है, चलिए अब है अगली नदी कृष्णा द्रोणी। कृष्णा द्रोणी, तो यह महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। आ जाओ भैया, कृष्णा नदी को भी खोज लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। चलिए, कहां है भाई कृष्णा नदी? खोजो भाई, दिखाई दे रही है क्या आप सभी को? कृष्णा नदी, ये रही आपकी कृष्णा नदी, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। हाँ जी,
और यहीं से तुंगभद्रा इसमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलती है। और सहायक नदियों की बात करें तो ये देखें भाई, इसमें तुंगभद्रा आकर मिली हुई है, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। और तुंगभद्रा नदी किस राज्य में है? तुंगभद्रा कर्नाटक राज्य की नदी है, कर्नाटक से होकर निकलती है और यहाँ पर देखें कृष्णा नदी में आकर मिलती है नागार्जुन सागर के पास में। अब इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कृष्णा नदी भी बहुत लंबी है, हाँ जी, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी लंबी नदी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी 1500 किलोमीटर। फिर उसके बाद बारी किसकी आती है? कृष्णा नदी की, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर है। तो इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। कहां कहां फैली हुई है इसकी द्रोणी? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसकी द्रोणी फैली हुई है। कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? एक तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ये निकलती है। उसके बाद देखो तुंगभद्रा नदी जो कि कर्नाटक की नदी है वो इसमें आकर मिलती है। ठीक है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है, क्योंकि नागार्जुन सागर बांध इसी पर बना है। क्लियर हो गई यहां तक की बात? कृष्णा द्रोणी में कोई डाउट, कोई समस्या? बढ़ा जाए फिर आगे? सब कुछ क्लियर है? मैप में भी क्लियर है? चलें फिर आगे। चलिए अब चलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत की अगली नदी कावेरी द्रोणी की तरफ। कौन सी नदी? कावेरी द्रोणी। तो कावेरी द्रोणी कहां से निकलती है? कहां है इसका उद्गम स्थान? तो ये निकलती है कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, आ जाओ भाई प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट की तरफ, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट की तरफ। ठीक है, तो कावेरी जो है पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ढूंढो भैया कावेरी नदी पश्चिमी घाट। ये देखें भाई साहब, दिखाई दी? क्या कहते हो? क्लियर हो रही है? दिखाई दे रही है दक्षिण की तरफ? चलिए, तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट के, ये रहा आपका पश्चिमी घाट। तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी इसकी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं। और कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? कावेरी की 760 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब कौन कौन से राज्यों को कवर करती है? तो देखें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों को ये नदी जो है इन राज्यों को कवर करती है, इन राज्यों से होकर गुजरती है। फिर देखें कुछ अन्य नदियों के नाम हैं, जैसे कि दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के उदाहरण हैं। यानी कि अभी तक तो हमने डिटेल में कौन कौन सी नदियां जानी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। और यहाँ पर कुछ अन्य नदियां भी दी गई हैं, जैसे कि दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, वो भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और पश्चिम से पूर्व की ही तरफ बहा करती हैं। जिस प्रकार से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहा करती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो नदियां हैं, कुछ अन्य नदियां हैं दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, ये नदियां भी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ऑलराइट, क्लियर? तो ये सारी बात हुई आपकी किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, मैपिंग में कहीं कुछ समझ में ना आया हो एक आध पॉइंट, तो जल्दी से कमेंट करके आप बता दें। आपकी हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा, हर एक क्वेश्चन का आपका जवाब दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब देखें, हम बात करेंगे लेक्स की, झीलों की बात करेंगे, भारत की झीलें। ठीक है, तो भारत में बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। भारत में झीलों की कमी नहीं है, और जैसे ही झीलों का नाम हम सुनते हैं हमारे मन में एक ताजगी सी आ जाती है। ठीक है, मतलब
झील का नाम अपन ने सुना और लगता है कि भाई वहां पर हम घूमने चले जाएं। अगर मन खराब होता है तो सोचते ही मन अच्छा हो जाता है, क्योंकि झीलें हैं ही इतना अच्छा प्राकृतिक स्थल, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। और भारत में झीलें भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि एक दूसरे से आकार में भी अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि सब झीलों का आकार एक सा हो, सब झीलें एक सी दिखती हो, सब झीलों की विशेषता एक सी हो। तो हर एक झील का अपना आकार है, अपनी अलग अलग विशेषता है। फिर क्या बात कही है कि अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है। अधिकतर झीलें स्थायी होने का क्या मतलब है? स्थायी होने का ये मतलब है कि इनमें वर्ष भर पानी रहता है, हमेशा ये बहती रहती है, हमेशा इनमें पानी बना रहता है। लेकिन कुछ झीलें ऐसी भी हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है, क्योंकि ये झीलें वर्षा के पानी पर ही निर्भर होती हैं। तो ऐसी कौन सी झीलें हैं, कौन से क्षेत्र की झीलें हैं जो स्थायी होती हैं, जिनमें वर्ष भर पानी रहता है? तो जिस तरीके से हिमालय क्षेत्र की नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, ठीक उसी तरीके से हिमालय क्षेत्र की जो झीलें हैं उनमें भी वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र की जो बर्फ है वो इसमें आकर मिल जाती है, जिससे इसमें पानी बना रहता है। यहाँ कुछ झीलें ऐसी हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर के क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। जी हाँ, जो हिमालय क्षेत्र की झीलें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है? हिमानियों और बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण कैसे हुआ है? वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण कुछ अन्य झीलों का निर्माण हुआ है। कुछ का निर्माण हुआ है हिमानियों के कारण, बर्फ की चादर के कारण, लेकिन कुछ अन्य झीलें ऐसी भी हैं जिनका निर्माण वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। ऑलराइट, क्लियर यहां तक की बात? चला जाए अब आगे। चलिए, तो अब देखें, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। ये बात मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि गोखुर झील क्या होती है, गोखुर झील का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो कोई नदी है वो विसर्प का निर्माण कैसे करती है? जब उसके मार्ग में बहुत लंबा मोड़ आता है और वो नदी अंग्रेजी के अक्षर एस के जैसा एक आकार बनाती है। ठीक है, तो जो एक विसर्प नदी जो है, यहां पर देखें, ध्यान से देखिएगा, यहां से नदी बहना चालू करी और यहां से इसने लंबा मोड़ लिया, दिखा, बना ये एस, फिर यहां से फिर से होती हुई गई, यहां से फिर से एक लंबा मोड़ इसे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये एक विसर्प नदी का उदाहरण हुआ। तो एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में जब कट जाती है तो इसका निर्माण करती है गोखुर झील का। अब यहां पर आप देखें, नदी का कुछ भाग नदी से अलग हो चला है। ये वाला भाग देखें, ये देखें आप सभी, ये देखें, नदी का भाग जो है कुछ भाग अलग हो चला है और बाढ़ वाले मैदानों में वो पानी प्रवेश कर गया है, जिससे किसका निर्माण हो रहा है? जिससे गोखुर झील का निर्माण हो रहा है। फिर क्या बात कही गई है कि मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। क्या बात कही कि मीठे पानी की अधिकांश झीलें कहाँ हैं? हिमालय क्षेत्र में है। मीठे पानी की और खारे पानी की, यानी कि अलग अलग लक्षणों वाली, अलग अलग विशेषताओं वाली नदियां, झीलें हैं। तो उनमें से मीठे पानी की झीलें अधिकतर किस क्षेत्र में दिखाई देती हैं? हिमालय क्षेत्र में हमें दिखाई देती हैं। और ये कब बनी? ये तब बनी जब किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। जी हाँ, और जम्मू और कश्मीर की वुलर झील की हम बात करें, वुलर झील कहाँ है, किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, यानी कि हिमालय क्षेत्र में है। इसका जो पानी है वो बहुत ही मीठा है, इसलिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील के रूप में जानी जाती है। कौन सी झील? वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील के नाम से जानी जाती है। तो ये बात हो गई वुलर झील के बारे में। चलते हैं आगे। अब देखें, मानव निर्मित झीलों की बात करते हैं। कुछ झीलें प्राकृतिक होती हैं, प्राकृतिक रूप से उनका निर्माण होता है। कुछ झीलें मानव निर्मित होती हैं, मानव के द्वारा उनका निर्माण होता है। अब मानव के द्वारा कैसे निर्माण होता है भैया झील का? तो भाई जब नदी पर कोई बांध बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए, ठीक है, और उस पानी से क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है, यानी कि जल विद्युत उत्पादन किया जाता है।
तो वो क्या है, वो बांध क्या है, वो बांध मानव निर्मित झील का ही तो उदाहरण है भाई साहब। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। क्या बात की गई है कि जब जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाया जाता है तो उससे भी झील का निर्माण हो जाता है। ये देखें आप, ये इमेज यहां से देखें, नदी यहां से बहती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का इस नदी पर यह बड़ा सा बांध बनाया गया है और बांध से कुछ इस तरीके से यहाँ पर पानी निकल रहा है जो कि एक झील के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गई बात। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर झील, भाखड़ा नागल परियोजना। ये किसके उदाहरण है भैया, मानव निर्मित झील के उदाहरण है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो मानव के द्वारा कैसे होता है झील का निर्माण, जब किसी नदी पर, क्या बात है कि जब किसी नदी पर जल विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, एक झील का निर्माण होता है जो कि मानव निर्मित झील कहलाती है। ऑलराइट, अब झीलों का महत्व क्या है, झीलों का हमारे जीवन में क्या महत्व दिखाई देता है उसकी बात करेंगे। तो देखें, एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। जी हाँ, सुचारू यानी कि लगातार नदी का बहाव बना रहता है झील के कारण। और अत्यधिक वर्षा के समय यानी जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तो झील जो है बाढ़ के पानी को रोका करती है, बाढ़ को रोका करती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। यानी कि झील के निर्माण से सूखा और बाढ़ दोनों से बचा जा सकता है। ना तो नदी में बाढ़ आ सकती है और ना सूखे के मौसम में सूखा आ सकता है, यानी कि जब बारिश ना हो। ठीक है, और अगर किसी क्षेत्र में झील है, ठीक है, तो क्षेत्र में सूखा नहीं पड़ेगा, भले बारिश कम हो लेकिन सूखा नहीं पड़ेगा, और बारिश ज्यादा हो तो बाढ़ भी नहीं आएगी। ऑलराइट, यानी कि ये पानी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है झील। ठीक है, एक बात क्लियर। दूसरा महत्व क्या है इसका, कि इनका प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। झीलों का प्रयोग किसमें किया जा सकता है, जल विद्युत उत्पन्न करने में भी झीलों का प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि जब मानव निर्मित झीलें बनाई जाती हैं तो उनसे क्या बनती है भाई, क्यों बनाई जाती है, बांध क्यों बनाए जाते हैं, बिजली बनाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद झीलें जो है आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं। क्या करती हैं झीलें, जो आसपास के क्षेत्र है उनकी जलवायु को सामान्य बनाती हैं। फिर जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं। जलीय पारितंत्र क्या है, जल में कई सारे प्रकार के जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जिनका जीवन कहाँ संभव है, जल में ही संभव है। अब झील में हमेशा पानी रहता है, ठीक है, हमेशा पानी रहता है, और ना तो बाढ़ के मौसम में बाढ़ आ पाती है और ना जब वर्षा हो, ठीक है, वर्षा ना हो जब, ठीक है, तो सूखा भी नहीं आ पाता। यानी कि जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो सुरक्षित रहते हैं, उनका जलीय पारितंत्र बना रहता है। किसके कारण, झील के कारण। अब देखें, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है। झीलें क्या करती हैं, प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती हैं, पर्यटन को बढ़ाती हैं और हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। बन जाते हैं घूमने की, भाई चलो उस झील के किनारे चलते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो झील क्या करती है, आपको सुकून भी प्रदान करती हैं, प्राकृतिक सुंदरता का बहुत अच्छा उदाहरण है। पर्यटन को बढ़ाती, पर्यटन यानी कि घूमना फिरना, टूरिज्म को बढ़ाती है, और मनोरंजन तो होता ही है घूमने फिरने से। ऑलराइट, तो ये बात हो गई झीलों के महत्व के बारे में। चलते हैं अब आगे। अब देखो भाई, नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। इतनी सारी नदियों के बारे में हमने जाना, भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सभी नदियों के बारे में जाना, हिमालय क्षेत्र की नदियों के बारे में जाना, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हमने पढ़ा। अब इतनी सारी नदियां जो हैं, क्या उनका अर्थव्यवस्था में भी महत्व है, अर्थव्यवस्था में भी कुछ योगदान है, देश की इकोनॉमी को डेवलप करने में कुछ योगदान है? बिल्कुल है, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा था कि उत्तर भारत की नदियों से हम शुरुआत करें तो उत्तर भारत की नदियां जो हैं, उत्तर के मैदान में जलोढ़ मिट्टी
का निर्माण करती हैं, नदियां अपने द्वारा मिट्टी को अपने साथ बहाकर लाती हैं, एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। अब जिस जगह उपजाऊ मैदान का निर्माण हो रहा हो नदियों के द्वारा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, खेती अच्छी होगी। खेती अच्छी होगी यानी कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र फलेगा फूलेगा, और अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र अच्छा है तो भाई द्वितीय क्षेत्र तो अच्छा होगा ही, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र अच्छा होगा। और जब प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र फल फूल रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, जो कि इन दोनों क्षेत्रों से कनेक्टेड है, तो वो भी अच्छा चलेगा। यानी कि अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, तीनों किनके कारण, नदियों के कारण विकसित होंगे। ऑलराइट, अब देखें तो प्राचीन काल से ही नदियों का जल प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल है, ठीक है, तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य रहा है, बिल्कुल रहा है। भाई पानी सभी के लिए चाहिए। अब जैसे कि हम बात करें सिंचाई हो, नौ संचालन की बात हो, यानी कि नौका संचालन, नावों का चलना, ठीक है, जल विद्युत निर्माण, पानी से बिजली का बनना, इन सब में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। अगर सिंचाई नहीं होगी अच्छी तो कृषि की पैदावार अच्छी कैसे होगी, नुकसान ही होगा। क्लियर हो रही है बात। अब देखें आगे बात करें राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के बारे में, एनआरसीपी। तो देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया, 1985 में। कब किया गया, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान जीएपी के साथ आरंभ हुआ था। और वर्ष 1995 में, कब, 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। क्या बात कही गई है, 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। ऑलराइट, तो ये बात हो गई नदी संरक्षण के बारे में। तो नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं, और एनआरसीपी यानी कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का उद्देश्य क्या है, नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। क्या है इसका उद्देश्य, नदियों के जल में प्रदूषण को कम करना है। अब जब नदी जल में प्रदूषण में कमी होगी तो पानी की क्वालिटी तो अच्छी होगी, यानी कि जल की गुणवत्ता जो है वो अच्छी होगी। ऑलराइट, अब देखें, अब हम बात करेंगे नदी प्रदूषण की। भाई इतनी सारी नदियों को अपन ने जाना, नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, ठीक है, ये सारी चीजें जानी। तो हम सभी जानते हैं कि नदी एक प्राकृतिक संसाधन है, और भारत जैसे देश की हम बात करें तो भारत में प्रकृति की पूजा करी जाती है। जी हाँ, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए भगवान है, क्योंकि सारी चीजें हमें कहां से मिल रही हैं, प्रकृति से ही मिल रही हैं। ऑलराइट, लेकिन अगर आप उस नदी को ही प्रदूषित कर रहे हो, यानी कि जिसकी आप पूजा करते हो, जो प्रकृति आपके लिए सब कुछ देती है, उसको ही प्रदूषित कर रहे हो, उसी को गंदा कर रहे हो, तो फिर क्या ही मतलब है। ठीक है, तो नदी प्रदूषण कैसे होता है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। अब पानी की आवश्यकता भाई घरेलू क्षेत्र में होती है, बिल्कुल होती है, उद्योगों में होती है, कृषि में होती है, और दिन ब दिन इनकी पानी की मांग जो है, नदी जल की मांग जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो डिमांड तो बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड बढ़ी यानी कि क्वालिटी लो हो गई, ठीक है, गुणवत्ता प्रभावित हो गई। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है और इसका आयतन घट जाता है। अब आवश्यकता अधिक है पानी की, तो नदी से पानी भी ज्यादा निकाला जाएगा, ज्यादा यूज किया जाएगा, तो क्या होगा, नदी में पानी का आयतन घट जाएगा, पानी कम होने लगेगा। फिर देखें, उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरों के नदी में मिलने से जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। जो उद्योगों से निकला प्रदूषण है, गंदा कचरा है, गंदा पानी है, अपरिष्कृत कचरा यानी कि बिना शोधन किया हुआ कचरा जब डायरेक्ट नदी के पानी में मिल जाता है तो नदी के पानी की क्वालिटी तो खराब होगी ही, ठीक है, और नदी की स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता, जी हाँ, नदियां खुद को भी साफ करती हैं क्योंकि नदियां निरंतर बहती रहती हैं, ठीक है, तो उनको भी प्रभावित करता है ये प्रदूषण।
और उसके बाद क्या कहा है कि नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजना लागू करी गई है। अब कार्य योजना तो लागू करी गई है, ठीक है, सरकार तो अपने लेवल पर प्रयास कर रही है, लेकिन आपका और हमारा दायित्व क्या बनता है नदियों को साफ रखने में। जिस नदी की आप पूजा करते हैं, जैसे कि कई सारे लोग हैं जब जाते हैं नदी के पास, वहां पर जो भी कुछ खाया आपने, ठीक है, जो भी सामान है आपके पास, वो कचरा के जैसे आपने वहीं पर फैला दिया। आपने नदी की पूजा करी तो जो भी पूजन की सामग्री है वो भी वहीं पर आपने नदी में बहा दी, तो इससे नदी तो प्रदूषित हो रही है। आपके तो श्रद्धा भाव थे कि आपने नदी की पूजा करी, लेकिन भाई जो पूजा करी है वहां पर आप कचरा बस ना फैलाएं, ठीक है, यानी कि हमारे छोटे छोटे प्रयासों से ही हम नदी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। बात आ रही समझ में। अब उद्योगों से निकला जो गंदा और गर्म पानी होता है, केमिकल युक्त पानी होता है, पहले आप उसको ठंडा कर लो, उसमें से जो है उस पानी को फिल्टर कर लो, उसका शोधन कर लो, उसके बाद आप नदी में बहाओ। क्लियर हो रही है बात? तो इस तरीके से हम अपने छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा नदी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। अब देखें, चैप्टर हो गया अपना खत्म। तो मैं क्या बात बता रही थी आपको कि सरकार तो अपने लेवल पर प्रयास कर रही है, जैसे कि कई सारी योजनाएं, नमामि गंगे योजना चलाई है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना सरकार ने चलाई है, यानी कि सरकार के द्वारा कई तरीके की योजनाएं या प्लान तो चलाए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब नदी प्रदूषित होगी, भारत की आम जनता के द्वारा जब नदियों को प्रदूषित किया जाएगा, बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा नदी को प्रदूषित किया जाएगा, तो साफ करना तो सबकी जिम्मेदारी है। तो सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, कई सारे लोग भी अपने स्तर पर आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन इस तरीके के प्रयास करना ही ना पड़े, आंदोलन चलाने की नौबत ही ना आए। क्यों? क्योंकि हम नदियों को साफ रखें, नदियों में प्रदूषण फैलाएं ही नहीं। तो पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी और हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है कि नदियों को प्रदूषित होने से बचाएं। हम अपने छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा नदियों को, इवन हर तरीके के प्रदूषण को रोक सकते हैं। ऑलराइट, तो आज का ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के माध्यम से आपको क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 अपवाह पूरा कराया गया है। इसमें हिमालय क्षेत्र की नदियों से लेकर प्रायद्वीपीय भारत तक की नदियों के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है मैंने। कौन सी नदी कहां से निकलती है, कहां से होकर बहती है, कहां तक जाती है, किस नदी की क्या विशेषता है। उसके बाद मैंने आपको झीलों के बारे में बताया, नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व और नदी प्रदूषण के बारे में बताया। उम्मीद है सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और अगर अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बाकी रह गई है तो फटाफट से आपको कमेंट करके मुझे बता देना है, हर एक सवाल का आंसर आपका वहां पर दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो चलते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। और अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में उपलब्ध है। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को कवर कराने के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। और उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। हमारे पास आपके लिए स्पेशल कोर्सेज भी हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।